सभी सुनने वालों को साहिल और साकिब की तरफ से हेलो, वेलकम बैक। हम लोग आपस में ही बात कर रहे थे, 5 महीने से हमने कोई पॉडकास्ट नहीं किया और आज हम ये फ्रोज़न अकाउंट को अनफ्रीज कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है श्याम बेनेगल की 1981 की फिल्म कलयुग, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई है शशि कपूर, रेखा, राज बब्बर, अनंत नाग, कुलभूषण खरबंदा, सुषमा सेठ, आकाश खुराना, सुप्रिया पाठक जिनकी डेब्यू फिल्म थी, अ, और विक्टर बैनर्जी। और इस फिल्म को जब मैंने 80s में देखा था तो इसको मॉडर्न महाभारत करके मुझे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस इंट्रोडक्शन पे मैं साहिल को माइक्रोफोन देता हूँ। साहिल, ये फिल्म हमने आपस अभी हाल ही में देखी है दोनों ने, और इसके बारे में हमने एक तरह से नी जर्क रिएक्शन किया कि चलो ये फिल्म करते हैं, वरना हमारे पास दो तीन और फिल्में थी जिनकी हम बात करना चाहते थे जो आगे जाके हम करेंगे। तो शुरुआत की तुम्हारी क्या व्यू पॉइंट है, हमने कलयुग क्यों चुनी, और क्या कहना चाहोगे सुनने वालों को कलयुग के बारे में? मैं फिर इसकी कहानी भी थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा, पर तुम भी थोड़ा अपना गला हल्का कर लो क्योंकि 5 महीने से हमने यहाँ बात नहीं की। शुक्रिया साकिब भाई। हाँ, काफी टाइम हो गया है और आशा करता हूँ कि इस बार ये एक नई फिल्म हम लेके आए हैं और उम्मीद है कि सबको पसंद आएगी। कलयुग, पहले तो मैं आपको फिर से शुक्रिया करता हूँ कि आपने ये मुझे कहा कि दोबारा ये फिल्म देखो। मेरी काफी हेजी मेमोरी थी इस फिल्म को लेके। मुझे याद था कि एक ऐसी एक फिल्म है और मैंने देखी थी, पर जब मैंने दोबारा देखी तो मुझे काफी अच्छी लगी। पर जब फिर हमने डिसाइड किया कि ये पॉडकास्ट करनी है तो मैंने फिर से देखी। और उस समय फिर जो आप थोड़ी सी क्रिटिकल लेंस और लगा के जब देखते हैं तो हाँ, उसमें मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल फ्लॉज हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। पर जो मुझे चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि अगर आपने महाभारत नहीं देखी है, जो कि बहुत अनलाइकली है कि अगर आप हिंदुस्तान में रहते तो आपने वो मुख्य किरदारों के बारे में आपको बिल्कुल सबके बारे में नॉलेज थोड़ी बहुत तो है। पर फिर भी जो इसकी एक मॉडर्न सेटिंग में अडेप्टेशन किया गया है, वो मुझे लगा कि बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये 40 साल पहले आई थी फिल्म। तो जो थोड़ी प्रोडक्शन वैल्यू है या फिर अगर डायलॉग्स हैं, और खास करके डायलॉग्स, मैं वही कह रहा था कि प्रोडक्शन वैल्यू तो हमेशा डेटेड ही रहती है, पर जो डायलॉग्स हैं इस फिल्म के खास करके वो बिल्कुल भी मुझे आउटडेटेड नहीं लगे। मुझे लगा कि लोग, रियल जो बिजनेसमैन होंगे या जो रियल में ऐसी फैमिलीज होंगी, वो ऐसे ही बात करेंगी। तो वो एक बड़ा मुझे एक रिफ्रेशिंग बात लगी थी इस फिल्म की जब मैं दोबारा देख रहा था। और उसके बाद हम आगे किरदारों की भी बात करते हैं, और आप स्टोरी बता दीजिए। और इसका जो मुख्य किरदार है, अ, मैं समझता हूँ उसी से फिर हम शुरुआत करेंगे। नहीं, तुमने बड़ी एक अहम बात कही है अभी कि अडेप्टेशन है और ये डायलॉग्स आउटडेटेड नहीं लगे 43 साल के बाद भी। और ये श्रेय आई थिंक जाएगा जिन लोगों ने भी स्क्रीन प्ले और इस फिल्म की डायलॉग्स लिखे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में रिसर्च करते हुए मैंने और साहिल ने एक इंडिया टुडे का 1980 का आर्टिकल है जो पढ़ा, और ऐसे आर्टिकल से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपको ऐसी किसी फिल्म के बारे में जानना है तो भाई यूट्यूब पे तो बेसिक ड्यूटी तो यही है कि हम दोनों जाके देख सकते हैं फिल्म। इससे बेसिक लेवल की ईमानदारी हो ही नहीं सकती। आप किसी का टाइम मांग रहे हैं पॉडकास्ट करते हुए, तो आपको फिल्म तो देखनी है, और शायद मिनिमम 2 या 3 बार तो देखनी है अगर आपने पहले देखी हुई है, तो इट हेल्प्स। पर उस ऐसे आर्टिकल से, क्योंकि पुरानी फिल्मों का आर्काइव बहुत कम है हमारे यहाँ हिंदी फिल्मों में, तो उसमें जो साहिल ने बात कही गिरीश कर्नाड, ये आइडिया श्याम बेनेगल के पास 7-8 साल पहले आया था। और इस फिल्म की शूटिंग 1980 में चल रही है, और 1.5 साल पहले गिरीश कर्नाड और श्याम बेनेगल ने बैठ के स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। तो कोई भी काम जिसमें 1.5 साल लगा है, हमने तो पॉडकास्ट 6-7 दिन में डिसाइड किया कर लिया, बट हम लोग तो बस हॉबीइस्ट हैं। पर आई थिंक साहिल की बात जो है उसका एक प्रूफ है कि वो जो डायलॉग्स का आउटडेटेड ना होना वो दिख रहा है, वो इसीलिए है कि किसी ने बड़ी शिद्दत से काम किया है। और गिरीश कर्नाड खुद एक बड़ा जाना माना नाम बने आगे जाके। और गोविंद निहलानी की फोटोग्राफी है। तो मैं ये कहूँगा ये महाभारत को तो आप कैप्चर कर ही नहीं सकते किसी भी, आई थिंक, मिनी सीरीज में नहीं कर सकते 6 या 7 घंटे के उसमें एपिसोड्स में। तो एक 2 घंटे 24 मिनट की फिल्म में करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो अ, मैं सबसे सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि ये फिल्म पॉडकास्ट सुनने के बाद देखें,
तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप इस तक पहुंच के आपके पास इतना टाइम मैनेजमेंट या पेशेंस है कि भाई ये पॉज कर दीजिए और पहले फिल्म देख लीजिए, उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। पर हाँ, ये फिल्म महाभारत का जो आखिरी फेज है, कुरुक्षेत्र का जो बैटल है, जो दो कजन्स या खानदान जो इतना जो लड़ाई चल रही है, तो ये उस फेज को कैप्चर करके ये फिल्म बनाई गई है। और इसमें दो खानदान हैं जो काफ़ी पैसे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज हैं। शुरू फिल्म एक फैमिली ट्री से होती है, दिखा कि फैमिली चार्ट है कि बताया जाता है मुख्य किरदार कौन कौन है। तो और वो एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और एक ही तरह की गवर्नमेंट टेंडर्स पे उनकी लड़ाई हो रही है। और इस फिल्म का मुख्य किरदार है शशि कपूर, जो महाभारत के अंगराज कर्ण का किरदार निभा रहे हैं। और यहाँ पे ये फिल्म उन्हीं के वैंटेज पॉइंट से है। और महाभारत में कर्ण के ऊपर काफ़ी बात की जा सकती है, वो फ्लॉड कैरेक्टर हैं या वो एक ट्रैजिक कैरेक्टर हैं, या वो दोनों हैं। तो इस पे तो हम जितनी बात करें, आई थिंक हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि महाभारत के अंदर बहुत डेप्थ और बहुत ही लेयर्स हैं। और बाकी शशि कपूर खड़े हैं, विक्टर बैनर्जी जो धनराज हैं, जो कि फ्रॉम महाभारत आप क्लियरली कहेंगे वो दुर्योधन है। और उनके छोटे भाई हैं आकाश खुराना। और दूसरी तरफ तीन भाई हैं, जो कि जिसमें युधिष्ठिर का किरदार है धर्मराज, जो कि है राज बब्बर। फिर कुलभूषण करबंदा। और फिर सबसे छोटे भाई हैं अनंत नाग, जिनका नाम है भरत, जो कि अर्जुन है। और अ, इस इंडस्ट्रियल वॉरफेयर में शशि कपूर और अनंत नाग का बैटल क्लियर है कि यही दोनों अपने अपने परिवारों के मास्टरमाइंड हैं। और इनके बीच में एक कहीं से भी एक रिस्पेक्टेड राइवलरी नहीं है। और फिर जो जो फिल्म आगे जाती है, ये दोनों एक दूसरे, बेसिकली इंग्लिश में कहें, दे आर नॉट कटिंग एनी कॉर्नर्स, और ये उस लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए। और रेखा है राज बब्बर की वाइफ। और अनंतनाग की वाइफ है सुप्रिया पाठक, जिनकी डेब्यू फिल्म है। और मैं ये कहूँगा कि मैंने सेकंड टाइम जब ये फिल्म देखी, तो मैंने अपने आप को बोला कि ये भूल जाओ कि ये महाभारत की अडेप्टेशन है। और इसको एज अ फिल्म एंजॉय करने की कोशिश मैंने की। और बहुत मुश्किल है ऐसी चीज़ कंपार्टमेंटलाइज करना, क्योंकि बचपन में तो मुझे बताया गया था ये मॉडर्न महाभारत है, दोस्त यार जब भी फिल्म देखते थे, ऑफ बीट फिल्मों में गिना जाता था। तो साहिल, शशि कपूर ने ये फिल्म प्रोड्यूस की है, ये उनकी दूसरी प्रोडक्शन थी फिल्म वाला, आई थिंक उनका अपना एक बैनर था। और श्याम बेनेगल जैसे ऑफ बीट या इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर के साथ कोलैबोरेशन उन्होंने किया। तो मेरी नज़र में तो शशि कपूर की बेहतरीन फिल्मों में से हैं। ऑफ कोर्स हम उनको दीवार और काफ़ी अमिताभ बच्चन के साथ जो फिल्में की हैं, यश चोपड़ा के साथ, उनसे मेरा परिचय हुआ था। पर ज्यों ज्यों मैंने ज़्यादा फिल्में देखी, मुझे जुनून और ये कलयुग ऐसी दो फिल्में लगती हैं जिसमें मुझे लगता है शशि कपूर अपने एक ऐसे एलिमेंट में है जो रेयरली देखा गया है। और उन्होंने खुद भी कहा कि जब उन्होंने इन फिल्मों को बैक किया, एक तो उनकी वाइफ जेनिफर कैंडल, उनको आई थिंक रस्किन बॉन्ड के लिटरेचर से काफ़ी मालूमात थी, तो जब जुनून बनी तो शशि कपूर और जेनिफर कैंडल ने इंटरेस्ट दिखाया और श्याम बेनेगल की फिल्म को फाइनेंस किया और उसमें काम भी किया। तो वो खुद कह रहे हैं कि भाई जो कमर्शियल लोग हैं उस टाइम के, मैं इस आर्टिकल से ही हिंदी में पैराफ्रेज करूंगा, वो सब मुझे सोच रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या ये जुनून पड़ा है कि ऐसी फिल्मों में क्यों घुस रहे हो। और दूसरी तरफ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कह रहे हैं कि शशि कपूर श्याम बेनेगल को बेसिकली इनकी फिल्मों को बर्बाद कर देगा। तो ये आई थिंक ये डायलॉग तब भी था, ये डायलॉग आज भी है, जो एक बैलेंस है। पर आप से मेरी गुजारिश है, फिल्म जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखी है। अगर आपने बहुत पहले देखी हुई है, जैसे साहिल ने देखी थी और भूले हुए हैं, तो फिर भी देखिए, क्योंकि फिर ये बातचीत सुनने में और मजा आएगा। तो साहिल, मैं तुम्हें दूंगा अब, जैसे कि अंगराज करण के बारे में हमने कितनी बात की है, और मेरे भी वो पसंदीदा किरदारों में से है, क्योंकि वो बड़ा फ्लॉड कैरेक्टर है, ट्रैजिक कैरेक्टर भी है। पर बताओ सुनने वालों को कि ये फिल्म क्यों महाभारत से काफी जुदा है, सिर्फ उसके कुछ किरदार लेके उन्होंने इस अडेप्टेशन को बुना है। और आई थिंक हम कलयुग को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि कर्ण और दुर्योधन और इन सब की लेयर्स में अगर जाएंगे तो इतना बेनेगल ने कवर नहीं किया है यहाँ पे। हाँ, तो अगर कर्ण के कैरेक्टर की बात करें, जो कि यहाँ पे करण है कलयुग में,
तो ये फिल्म, जैसा कि आपने कहा कि ये उसी के वैंटेज पॉइंट से बनाई गई है, आप क्लियरली कह सकते हैं कि इस फिल्म का प्रोटैगनिस्ट करण, जो कि अ, जिस कैरेक्टर को शशि कपूर निभा रहे हैं, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा जस्टिस भी इसी कैरेक्टर के साथ किया गया है कि इस कैरेक्टर के जो सारे इनर स्ट्रगल्स हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर किया गया है। और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर हम ओरिजिनल की भी थोड़ी सी बात कर लें, तो उस कैरेक्टर को अगर आप एक मॉडर्न सेटिंग में ला रहे हैं, तो उसी किरदार के साथ मुझे लगता है कि आप बहुत एक नई इंटरप्रिटेशंस डाल सकते हैं। क्योंकि बाकी बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि आपके पास लेयर्स ऐड करने की अपॉर्चुनिटी है। पर जो ये करण का कैरेक्टर है, और वहीं पे शायद राइटर्स की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने जो सारी उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो उन्होंने इसमें उतारी हैं, और कुछ कुछ नई चीजें भी डाली हैं। अ, और कुछ कुछ सबसे, कॉम्प्लेक्सिटीज डाली भी नहीं है, राइट? जैसे करण के जो फ्लॉट पॉइंट्स हैं जो हमने बात की थी, वो भी नहीं उन्होंने मेंशन किए। हाँ, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्रोटैगनिस्ट जो उसे बनाया गया इस फिल्म में, तो एक उसे एक लिमिट तो दी गई है कि जो अगर आप देखें कि जो उसका टिपिंग पॉइंट है वो ये है कि वो किसी की जान नहीं लेगा। और हमें ये नहीं भूलना है कि ये एक बिजनेस सेटिंग में अब फिल्म बनाई गई है। तो महाभारत में तो युद्ध हो रहा है, वहां पे तो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, वहां पे डेली लोग मर रहे हैं। पर यहाँ पे एक बिजनेस डीलिंग्स चल रही हैं, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट जीतने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस वे में अगर आप देखें, तो जो शशि कपूर है वो हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि वो शायद इंश्योरेंस का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, या फिर वो चोरी करवा रहे हैं उनका सामान। वो अंडरकोट जिस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि वो 3 नई मशीनें लेके आए थे, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पर जहां पर अ, वो रुक जाते हैं, और जहां पे जो आप कह लीजिए कि उनका कॉन्शियस जागता है, या जो उनके लिए बेसिकली है कि यहाँ ये चीज मैं नहीं करूंगा, वो है कि मैं किसी का खून नहीं करूंगा, मैं किसी की जान नहीं लूंगा। और वहीं पे मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कैरेक्टर अलग हो जाता है उस ओरिजिनल से, और यहाँ पे उन्होंने वो जो उसे लेयर्स दिए हैं, और उसके बाद उन्हें जब ये पता चलता है कि उनकी माँ कौन है, वहां से वो एक बिल्कुल ही अलग दिशा में वो कैरेक्टर चला जाता है। और वहीं पे मुझे सबसे ज्यादा मजा आया कि जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मेरी माँ कौन है, और उसके हम्म। बाद जो उनकी सारे एक्शंस हैं वो देखने लायक है। तो एक और फिर सेकंड। एक तरह से आप एक कह सेक लीजिए कि सारी सिंपैथी आपकी हम्म। शशि कपूर के कैरेक्टर के साथ बन जाती है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी जो तुमने मुझे कहानी सुनाने को कहा, तो मैंने कहानी पूरी तरह से नहीं सुनाई, तो आई थिंक आप सबको, सुनने वालों को ये जिस तो अ, समझ आ गया होगा। तो ये दो खानदान हैं जो, ये गैस, और ये नहीं बताया कि ये कब सेपरेट हुए। तो हमारा गैस वर्क यही है कि भाई ये सेम इंडस्ट्री में है, तो कहीं ना कहीं इनका कभी बंटवारा हुआ होगा, बट हमें जब इंट्रोड्यूस किया गया है, ये सब लोग अपने मिड 30s में हैं, और राज बब्बर तो शायद 40s में है। तो ये सब बिजनेस में इनका काफ़ी तनाव है, और ये सेम सेम टेंडर, सेम फील्ड में इनकी लड़ाई हो रही है। और शशि कपूर के बाद साहिल ने मेंशन किया, वो 3 इंग्लैंड या जर्मनी कहीं बाहर से 3 मशीनें आई हैं, जिनको वो टेंडर कोट करते हुए बताते नहीं कि उनके पास एडवांस मशीनरी है। तो वो हर तरह छल कपट भी कर रहे हैं उनका। आई थिंक वो किरदार दिखाया है कि वेन वंस ही इज ऑन द पिच और ही इज ऑन द बैटल फील्ड, हर चीज़ जायज़ है। पर उनके अंदर कुछ चीज़ें दिखाई हैं जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, कि जहाँ ही ड्रॉज अ लाइन। और दूसरी तरफ राज बब्बर हैं, जैसे मैंने कहा, वो मॉडर्न युधिष्ठिर हैं, वो घोड़े वगैरह पाल रहे हैं। उनका अपनी वाइफ से भी जो रिलेशन दिखाया है, बड़ा एक टेल एंड पे दिखाया है, कि रेखा के साथ जो उनका किरदार, उनकी शादी है, कि उनका पहला सीन दिखाया है जब वो एक साथ एक दिखाया बेडरूम में है अपने, उनके अलग अलग बेड हैं, और दोनों एक दूसरी तरफ पीट करके सोते हैं। तो वहीं काफ़ी टोन सेट कर दी गई है कि इनकी सिचुएशन क्या है। और राज बब्बर एक लाइन भी बोलते हैं रेखा से कि भाई, किसी भी शादी में अगर आप कुछ साल अच्छे निकाल दें तो वो काफ़ी है, बाकी तो फिर टाइम निकल ही जाता है। और रेखा का किरदार बहुत ही एक अहम किरदार है, जो हम दोनों के हिसाब से शशि कपूर और अनंत नाग के बाद तीसरा सबसे अहम किरदार है इस फिल्म में। उनका काफ़ी कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेल किया गया है, कि उनका अपना देवर की तरफ झुकाव है, अनंत नाग की तरफ, शुरू से, कि वो शायद फैमिली के वो अल्फा हैं, या वो ज़्यादा कट थ्रोट मॉडल में ऑपरेट करना पसंद करते हैं। तो रेखा अपने हस्बैंड का मजाक उड़ाती हैं, पर हमेशा अनंत नाग की सपोर्ट करती हैं, या इवन मैनिपुलेट करती हैं उन्हें कई जगह,
कि ये बिजनेस की लड़ाई पीछे ना हटे। और सैटलिटीज बहुत है, क्योंकि मेरा ये भी मानना है कि चाहे महाभारत से बहुत जुदा है, पर आई थिंक महाभारत से भी इंस्पायर्ड है। तो इन सारे किरदारों ने, जितने मंजे हुए कैरेक्टर हैं, विक्टर बैनर्जी या कुलभूषण खरबंदा और अनंत नाग, इन सबको कहीं ना कहीं प्रेपरेशन में इन्होंने अपने महाभारत वाले कैरेक्टर्स लेके ही अपने आप को इस फिल्म में उतारा है। और श्याम बेनेगल से हम कभी बात नहीं कर पाएंगे इस बारे में। मैं पूछना चाहता साकिब हूँ भाई, मैं वरना कि आपको यहाँ पे एक सॉरी रोकना चाहूंगा कि उससे पहले आप आगे बढ़े, कि जो आपने राज बब्बर और रेखा की बात करी, ये मुझे भी मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा और मैं थोड़ा कंफ्यूज भी था फिल्म देखने के बाद। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ी और बात करें, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आया कि वो जो कोशिश की है कि दिखाने की कि वो एक दोनों अलग बेड्स में सो रहे हैं, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि दे आर नॉट इन अ हैप्पी मैरिज, कि जिस तरह से रेखा उनका मजाक उड़ा रही हैं, और भरत भी एक तरह से उन्हें यही कह रहा है कि भाई आपको ज्यादा ईमानदार हो। एक कहीं पे डायलॉग भी मारते हैं कि हम लोग कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं चला रहे हैं, हम लोग एक बिजनेस रन कर रहे हैं। और वो जो आपने कहा कि राज बब्बर का कैरेक्टर बिल्कुल एक पुराने जमाने की ईमानदारी के साथ जीने की कोशिश कर रहा है, वो बार बार आप फिल्म में नोटिस करेंगे कि वो ब्लेम नहीं करते हैं, इवन दो लास्ट में आके उन्हें रियलाइज होता है कि ये सब कुछ करण कर रहा है। पर वो हर पॉइंट पर यही कहते हैं कि नहीं, हो सकता है कि उन्होंने अंडर कोट किया होगा क्या, इसकी कोई तुम इसमें कोई गलत इंटेंशन क्यों ढूंढ रहे हो। तो वो जो राज बब्बर और रेखा का रिलेशन है, और उसी में अगर आप जोड़ें कि जो भरत की तरफ इंक्लिनेशन दिखाया गया रेखा का, वो आप किस तरह से देखते हो, और आपको क्यों क्या लगता है कि उससे क्या दिखाने की कोशिश करी। क्योंकि मैं एक बात और कहूंगा कि मुझे लगता है कि क्या उनका पर्पस ये था दिखाने का कि एक मॉडर्न इंडियन फैमिली में ये हो, मॉडर्न इंडियन फैमिली में क्या मतलब किसी भी इंडियन फैमिली में ये है कि बड़े बेटे की शादी होनी चाहिए। जब तक बड़े बेटे की नहीं होगी तब तक जो छोटे भाई हैं उनकी नहीं होगी। तो क्या उस लिहाज से रेखा की उनसे शादी होती है क्योंकि उन्हें बिजनेस फैमिली से शादी तो बिजनेस की बिजनेस फैमिली से शादी तो करवानी है, लेकिन जब बड़े भाई की शादी नहीं हुई है, और अगर वो उनका इंक्लिनेशन ऑलरेडी भरत की तरफ था जो कि अनंत नाग है, तो उनकी शादी नहीं हो पाई। पर फिर भी वो कहीं ना कहीं हर चीज में भरत की तरफ, मैं कहूंगा कि जो फैमिली डायनामिक्स है उसमें काफी बोल्ड चीज है ये दिखाना उस जमाने के हिसाब से। और बिल्कुल वो एक अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन आप देख सकते हैं, जो टेबल पे भी एक सीन है जहाँ पे कुलभूषण खरबंदा, राज बब्बर और सुषमा सेठ बैठे हैं, और जब वो कहती है कि भरत होता तो वो संभाल लेता, और वो बिल्कुल कुलभूषण खरबंदा लूजेज इट वहां पे, और वो गुस्सा करते अपने बेटे पे कि तमीज नहीं है, और वो पूरा गुस्सा रेखा का उस पर निकाल रहे हैं। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या मोटिव रहा है, या फिर मैं कहीं ना कहीं उस चीज को लेके थोड़ा कंफ्यूज हूँ, या तो उसे पूरी तरह से एक्सप्लोर मेरे हिसाब से नहीं किया गया फिल्म में। पर आपका क्या? मुझे लगता है जो तुमने यूज करते हो, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं है कि ईस्टर एग्स टाइप है, कि पिक्चर वैसे बड़ी इंजॉयबल है और उसमें काफ़ी मज़ा है कि जो अ, सबसे अहम मुद्दा है कहानी का, वो तो यही है कि इन दोनों खानदानों में जो टग ऑफ वॉर चल रही है, कौन जीतेगा। और सबको ये पता भी है कि ये महाभारत की लूज अडेप्टेशन है, एटलीस्ट कुरुक्षेत्र बैटल की। तो उसके अलावा भी तुमने बातें कही हैं, राज बब्बर सबसे बड़े भाई हैं पर उनका बच्चा बहुत छोटा है, अगर अगेन शादी शायद उन्हीं की पहले हुई हो। पर जो उनके मंझले भाई हैं कुलभूषण खरबंदा, उनकी शादी रीमा लागू से है, और उनका बेटा वो जवान है, वो 20s में है इजीली। और राज बब्बर और रेखा का जो एक ही बच्चा है वो छोटा है, वो जूनियर स्कूल में है। तो अब ये नहीं पता किसकी शादी कब हुई है। पर मैं सुनने वालों को ये भी बताना चाहूंगा कि रेखा क्लियरली एक मैनिपुलेटिव सी और एक फिगर दिखाई है फैमिली में। वो उनका उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बड़े क्रिस्प सेंटेंसेस हैं, वो ज़्यादा नहीं बोल रही। पर उनका दिखाया है कि घर में उनकी बनती भी सिर्फ भरत से ही है। कुलभूषण खरबंदा की वाइफ से भी उनकी नहीं बनती जो रीमा लागू है, और उनकी सास से तो उनकी काफ़ी डिफरेंसेस हैं, और वो रेखा की तरफ से शायद ज़्यादा हैं। और रेखा ये भी बताती हैं कहीं ना कहीं कहानी में अपने देवरों को कि शशि कपूर की जब बुराई हो रही थी करण सिंह के किरदार की, कहती है ये मुझसे शादी करना चाहता था। तो भरत यही कहता है कि भाभी और भी दीवाने रहे होंगे आपके, तो या बहुत कैंडिडेट्स रहे होंगे। तो आगे जाके फिल्म में हमें ये भी पता चलता है, हम शशि कपूर के उस पर बात करेंगे, उसके कमरे में कैमरा जाता है और उनको वहाँ पे उनकी लोनलीनेस को और उनकी
उनके साथ जो बीत रही है उस पर जब जूम किया जाता है तो वहाँ रेखा की फोटो दिखाई गई है 2 बार। उस पर मैं बाद में थोड़ी डिटेल में बात करूंगा। तो तुमने ये बात उठाई है तो मेरा ये भी मानना है कि मैं भी तुम्हारी तरह कंफ्यूज हूँ। शायद हमें पॉडकास्ट 2-3 हफ्ते बात करनी चाहिए थी, कल 1-2 बार और देखनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनकी भरत से जो इन्फैचुएशन तो नहीं कहूँगा, जो उनकी तरफ फिक्सेशन है कि अपने हस्बैंड के साथ वो खुश नहीं है और भरत को ही वो उस फैमिली के हर डिसीजन को और उसी को इतना उठा रही हैं, वो इसलिए है क्योंकि वो बिजनेस में शशि कपूर से लड़ाई पे है। क्योंकि शशि कपूर से आपको क्लियर हो जाता है कि वो रेखा को बहुत चाहते हैं। जब भी 1-2 फैमिली फंक्शन में उनका सामना होता है तो शशि कपूर उनसे आके बात करते हैं और हमेशा उनको देखते हैं। एक फैमिली वीडियो भी बन रहा है, उसमें भी एक ऑकवर्ड मोमेंट पकड़ी जाती है जब आकाश खुराना का किरदार अनंत नाग और सुप्रिया पाठक की शादी का वीडियो बना रहा है। वहाँ शशि कपूर पीछे खड़े हैं रेखा को और वो उनको देख रहे हैं। और और मेरा ये कैसे कि ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सिर्फ उनके आशिक थे या वन साइडेड था। जब आपने किसी की फोटो लगाई हुई है, अगेन दुनिया में बहुत अजीब अजीब तरह के लोग हैं, फोटो भी लोग किसी की भी लगा सकते हैं। मेरा ये मानना है शायद वहाँ पे कुछ ज़्यादा था। तो अब ये सारी चीज़ें साइड इश्यूज हैं, पर ये आई थिंक देखने वाले और सुनने वाले गैस ही कर सकते हैं कि भाई इनका क्या रिश्ता रहा होगा। मुझे ये भी एक थ्योरी लगती है कि रेखा अनंतनाग को इतनी चाबी इसीलिए इतनी भर रही है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं शशि कपूर को बिजनेस में हराना है। इवन दो पुराने जमाने में शी इज द वुमन इन अ साड़ी, बट आई थिंक शी इज द वन हु इन दैट होल हाउस, जैसे इंग्लिश में मुहावरा है, शी इज वेयरिंग द पैंट्स। अनंतनाग जो एक तरह से अर्जुन की इंटरप्रिटेशन है, वो मुझे लगा एक वीक कैरेक्टर है। उनमें गुस्सा बहुत ज्यादा है और वो फिल्म में ये लगा है वो करण सिंह के इक्वल नहीं है, वो करण सिंह के लिए रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि फिल्म तो करण के लिए ही बनी है, तो ऑफ कोर्स अर्जुन को एक कदम पीछे दिखाया है। वो बहुत अपना काबू खो पाते हैं, बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। रेस्टोरेंट में भी एक सीन है जब वो अपनी मंगेतर सुप्रिया पाठक के साथ डिनर पे जाते हैं, उनकी शादी की बात छिड़ी है, तो शशि कपूर उस रेस्टोरेंट में है। तो वो इनको हेलो कहने आते हैं और भरत जो है उनसे वैसे ही खफा है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनी के लिए जीत रहे हैं। और भरत ने उनको ऑफर दी होती है कि भाई तुम हमें ज्वाइन कर लो बिजनेस में, और वो मना करते हैं कि नहीं, कि मैं धनराज जो विक्टर बनर्जी मेरे दोस्त है, मेरी दोस्ती बहुत अहम है, मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। विदाउट सेइंग ऑल दीज लाइन वो कहते हैं बस दोस्ती है मेरी धनराज से। तो वहां भी उनकी इनसिक्योरिटी दिखाई है कि जब वो जाते हैं तो सुप्रिया पाठक कहती है कितना हैंडसम है ये। तो वहीं उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो बताते हैं कि भाई ये हराम के हैं बेसिकली, इनके माँ बाप का कुछ नहीं पता। वो कहती है उससे मुझे कोई परवाह नहीं, बड़ी किस्मत वाली होगी जिसको ये जिनके हाथ इनकी शादी होगी। तो वहां भी भरत को बड़ा गुस्सा सा आता है, कहते हैं वो बहुत ही बेवकूफ होगी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, और शायद मैं बिल्कुल ऑफ हूँ, मुझे लगता है कि ये बातचीत करके और 2 बार कल पिछले 4 दिन में देखने के बाद कि रेखा का जो सारा पेंट अप जो एनर्जी है, जो वो भरत को ही चुन रही हैं कि भरत हमें ये करना है, भरत इनकम टैक्स की जब रेड पड़ती है कुछ करो, और जो अपने भाई अमरीश पुरी जो है उनके उनको भी वो भरत से काफी अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं कि भाई ये बिजनेस में लॉस ना लो, विदाउट सेइंग ऑल दीज वर्ड्स। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इट कुड बी अ स्कोर टू सेटल विद शशि कपूर। वी डोंट नो कि हुआ क्या था, पर क्यों वहां पे इनकी मैं नहीं। आपसे एक चीज कहूंगा, सॉरी, कि जो आप ये कह रहे हैं कि अगर शी इज ट्राइंग टू सेटल अ स्कोर विद शशि कपूर, तो फिर वो आखिरी में जो वो उनका एक इंटीमेसी दिखाई गई है और वो सुप्रिया पाठक को कह रही है कि तुम बाहर जाओ, तो वो थोड़ी फिर समझ से परे है, क्योंकि वहां पे इट्स मोर देन जस्ट टेकिंग रिवेंज फ्रॉम शशि कपूर। क्योंकि वो वहां पे वो जो हाथ फेरने, जो मैं कह रहा हूँ जो एंड का सीन है, वहां पे फिर मुझे लग रहा है कि इट इज मोर देन दैट। तो फिर वहां पे फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि नहीं ये सही बात है, ये और मैं ये नहीं ये क्या कहूंगा कि एंगल जो, है ना। हाँ हाँ। तो वो है। पर हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। पर हाँ, तो चलिए उसके उसके। उसके लिए मैं बस एक सेकंड ये कहूंगा कि भाई जिस तरह की उनकी शख्सियत दिखाई है रेखा की, उनको गो गेटर, अग्रेसिव और जो ऑन द डाइम डिसीजन लेने वाले लोग हैं, जो बहुत ही सोच समझ के भी करते हैं, पर उनमें एक अग्रेशन भी है, वो पीछे नहीं हटते। तो शशि कपूर और अनंत नाग बेसिकली कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, राइट। एक दूसरे की डिफरेंट वर्जन्स हैं, सो दे आर गोइंग एट इट। उनको सेकंड आना पसंद नहीं है। एंड शी इज मैरिड टू दिस गाय राज बब्बर, जिनको रेस में ही नहीं उतरना पसंद, राइट। वो बहुत ही एक आउटडेटेड वैल्यूज के आदमी हैं, जिनकी वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, पर 1981 में जब फिल्म आई तो वो मॉडर्न जमाना था उस टाइम का, तो मॉडर्न डे कलयुग है वो। तो उसमें ऐसे बंदे की जगह नहीं है। उनके घर वाले भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको कोई समझ नहीं पा रहा, उनका बिल्कुल ही एक ओल्ड सोल है। और उनका तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो जो आखिर का सीन है, तुम्हारा सवाल तो बिल्कुल जायज़ है कि भाई वो क्यों
अपने देवर के साथ हो गई एंड में। बट कहीं ना कहीं मे बी उनमें उन्हें करण सिंह दिखता है भारत में। और अगेन ये आई थिंक कुछ ज़्यादा ही हो गया, शायद ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशंस है, ऐसा कुछ सुन देखने वालों को लगा भी नहीं होगा। बट मैं एक और बात कहूंगा करण के किरदार के लिए, मैं फिर तुमसे पूछूंगा। तुमने भी कुछ देर पहले कहा था कि भाई वो बिजनेस में हर चीज़ करने के लिए तैयार है पर वो मारने मरने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे वहां पे दो पॉइंट है। एक, जब अ, इन ये सुनवाई करवाते हैं, ओपन हियरिंग होती है कि भाई इनके कोर्ट्स वगैरह तीन विदेशी मशीनों की वजह से शशि कपूर और विक्टर बैनर्जी को मिले हैं। तो उसके बाद विक्टर बैनर्जी का जो किरदार है वो ज़्यादा ही इनसे नाराज़ हो जाता है। और वो शशि कपूर को एक दिन बोलता है, तुम्हें पता है इनकी असलियत क्या है, कि ये तीनों जो हैं क्या कहेंगे, वेडलॉक से नहीं है, कि ये एक स्वामी जी आते थे तो मेरी काकी ने उनकी बहुत सेवा की और तीनों भाई वहां से हैं ये। तो शशि कपूर वो बात सुन के, अभी उनको पता नहीं है कि वही सावित्री देवी उनकी भी माँ है, वो तभी कहते हैं पर इसका क्या लेना देना बिजनेस से। तो वहां भी उनके मॉरल दिखाए हैं कि मुझे इन बातों में नहीं पड़ना, एज लॉन्ग एज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कंपनी में हूँ, तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट दिलाऊं, एंड वी हैव द बेस्ट कंपनी, द बेस्ट बिजनेस, वी आर रूलिंग द सिटी, वहां तक हम सही हैं। पर मुझे इन एक्स्ट्रा चीजों से लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और फिर बाद में भी जब जब अगर हम फिल्म को थोड़ा आगे लेके जाएं, जब आकाश खुराना जो कि विक्टर बैनर्जी के छोटे भाई हैं, शायद दुशासन ही कहेंगे उन्हें, उनकी एक उनका कमजोर दिल दिखाया उनको, ही हैज अ वीक हार्ट। तो उनको बोला गया है कि भाई ज्यादा एक्साइटेड ना हो, ये वो ना हाँ, करो। पैनिक तो अटैक्स होते हैं उन्हें। हाँ, तो उनको पैनिक अटैक होता है जिसमें कुलभूषण खरबंदा उन्हें चेज करते हैं कार में, और वो घबरा के वहीं पे मर जाते हैं। तो वहीं से जब विक्टर बैनर्जी का किरदार अपने भाई की एक्सीडेंटल मौत को हत्या मानता है, कि जो कि भरत और उनके भाइयों ने की है, तो वहां पे भी वो कहता है ये हत्या है और खून का बदला खून है, तो मैं भरत को मारना चाहता हूँ। तो वहां शशि कपूर को पता चल चुका है कि उन्हें बता दिया गया है कि भाई ये जो राज बब्बर ब्रदर्स हैं ये आपके भाई हैं और आप इनके बड़े भाई हो, एंड यू डोंट हैव द सेम फादर, और मे बी यू डू, बट यू विल नेवर, ये सीक्रेट कभी डिस्क्लोज नहीं होगी। तो एक तरह से वही जो कर्ण से कुर्बानी मांगी जाती है कुरुक्षेत्र के बैटल में, फिर वो कहते हैं कि भाई एक ही भाई रहेगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। पर वो मुझे लगता है वो इसलिए मना करते हैं खून खराबे का, क्योंकि उससे पहले, इसलिए नहीं मना करते क्योंकि उनके भाई हैं, कि उससे पहले भी उन्होंने कहा है मुझे इन कामों में कुछ लेना देना नहीं है। आई थिंक मैंने खुद ही कंफ्यूज कर दिया, बट यू यू गेट माई पॉइंट कि। हाँ, पर मुझे वहां पे बिल्कुल हम्म। मैं क्लियर हूं कि अ, अगर आप, और मैं इस पे थोड़ी सी अनंतनाग के कैरेक्टर की भी बात करूंगा जो कि अर्जुन है, कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि जिस तरह से करण का पोर्ट्रेयल है और जिस तरह से भरत का पोर्ट्रेयल है वो बहुत डिफरेंट है। भरत को जैसे आप देख रहे हैं कि गुस्सा करते हैं बात बात पे, बहुत इम्पेशेंट है। अ, और वहीं पर करण को आप देखेंगे बहुत ही काम, एकदम कंपोज मैनर में वो सारी डीलिंग्स कर रहे हैं। और जब आप भरत को स्पेशली देखेंगे कि वो जब सुभद्रा के साथ भी हैं, सुप्रिया पाठक के कैरेक्टर के साथ, तो वहां पे आप बिल्कुल नोटिस कर सकते हैं कि वहां पे भी वो कह रहे हैं कि तुम वाइन नहीं पियोगी। और मतलब मेरा कहने का मतलब ही इज नॉट अ लाइकेबल कैरेक्टर एट ऑल। तो अगर कोई फॉरेनर है जिसने महाभारत नहीं देखी है, जिसे महाभारत के बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे लगता है अगर आप उसको कहेंगे कि ये फिल्म देखें, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि भरत इज नॉट अ वेरी लाइकेबल कैरेक्टर। यू आर नेवर विद भरत, क्योंकि जो सारे के सारे मैनरिज्म्स हैं और सारी हरकतें हैं वो बिल्कुल लाइकेबल नहीं। और उसी के विपरीत मैं समझता हूँ कि जो करण का किरदार है उसमें ये थोड़ा छल कपट जरूर है, लेकिन वो काफी लाइकेबल है। कि वो आप उसका देखेंगे कि वो म्यूजिक सुन रहा है आराम से, तो वो म्यूजिक बंद करता है। मैंने ये चीज नोटिस करी थी दोनों कैरेक्टर में, कि वो दोनों, और वहां पर जो भरत का कैरेक्टर है वो बिल्कुल चिल्लाता है कि तुम इतना, यही गाना और कोई गाना नहीं है तुम्हारे पास सुनने के लिए। हम्म। तो उस वे में जब आप फिल्म देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगा मुझे लगता है कि हमेशा आप करण को, यू आर ऑलवेज एट अ पॉइंट वेयर यू वांट टू लाइक हिम, है ना। और यू डोंट वांट टू लाइक हिम, बट यू लाइक हिम एज अ कैरेक्टर। कि ये बात तो सेंस की कर रहा है, क्योंकि वो हर जगह जो आपने बात कही कि वो कह रहा है कि भाई मुझे इन सब चीजों से क्या है, हमें तो बिजनेस करना है, तो वो बहुत क्लियर माइंडेड फोकस है वहां पर हाँ, खून की बात मैं जरूर कहूंगा कि वो सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब वो कहता है कि हम एक्सीडेंट करवा देंगे, तो उसका जो रिएक्शन है, वो बोलते हैं, ये तो खून होगा। तो वहां पे मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उसे, वो चाहे भाई हो या कोई भी हो,
ही इज क्लियरली अनसेटल्ड बाय दैट, और वो फिर आप देख सकते हैं कि वो जिस डिलेमा में, और वो कॉल भी जब करता है कि आपको रोकना होगा, आप रोकिए उसे, वो जो सुषमा सेठ को कहता है। मुझे वहां पे मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिज ब्रदर और हिज फैमिली, ही इज क्लियरली नॉट दैट गाय। और एक तरीके से मैं जब फ्लॉस की हम बात करेंगे तो मैं बताऊंगा, पर एक और सीन है जो कि बिल्कुल स्पून फेड किया गया है कि एक औरत आती है उनसे भीख मांगने के लिए, तो पहले वो चिल्लाते हैं और उसके बाद फिर वो उसको कुछ पैसे देते हैं। तो मैं अगर राइटर्स के एंगल से देखूं, श्याम बेनेगल के एंगल से देखूं, तो मुझे बिल्कुल क्लियर है ये बात कि वो करण को एक लाइकेबल कैरेक्टर बना रहे हैं। और खास करके उसका टिपिंग पॉइंट वही है कि वो छल कपट जो वो कर रहा था शुरू में 3-5, वो करना रोक देता है जैसी जब खून खराबे की बात होती है, कि ही इज नॉट विलिंग टू गो टू क्रॉस दैट लाइन। जबकि मैं बस जो यही, धनराज मेरा विक्टर डिसएग्रीमेंट, बनर्जी। सॉरी, मेरा बस डिसएग्रीमेंट यही है कि वो इसीलिए भी रोकता है क्योंकि उनको पता चल चुका है कि वो लोग इनके भाई हैं। और वो, और तुम्हारी बात भी सही है, पर मैं कन्विंस नहीं हूँ कि अगर उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो वो शायद रोकता कि नहीं। हाँ हाँ, हो सकता है। हो सकता है कि बिल्कुल, देखिए वो तो है ही फैक्टर कि उसमें थोड़ा तो वो एंगल है कि उन्हें ये पता है कि भाई कि वो मेरे भाई हैं या फिर वो मेरी फैमिली से जुड़े हैं। पर एक जो मॉरल कंपास है वो मैं समझता हूँ कि उनका धनराज से बेटर है वहां पर, कि क्योंकि वो बाद में भी आके उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम समझ नहीं रहे हो कि मैंने ये सब क्यों किया। आई थिंक हम दोनों ने ये बात तो कवर कर ही दी है कि अर्जुन को काफी कमजोर दिखाया है, बचकाना भी दिखाया है। चाहे वो अपने परिवार में ही इज द गो गेटर, बट वो धनराज और करण के कॉम्बिनेशन के आगे वो हमेशा सेकंड आ रहे हैं। और वो कूल हेडेड नहीं है, वो हर बात को गुस्सा करते हैं। और उनकी इनसिक्योरिटीज, वो कंपेटिटिव तो बहुत हैं, वो जीतना चाहते हैं, पर फिल्म में दिखाया है कि वो हमेशा पीछे ही चल रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो करण सिंह का किरदार है, शशि कपूर का, ये जब जब चीजें इनके हिसाब से नहीं भी होती, इनके पास एक कामनेस है कि जिससे ये बैकअप प्लान या हार को भी ले लेंगे। इनकी जब बेइज्जती भी की जाती है इनसे अपनी शादी पे, अनंतनाग का किरदार जब शशि कपूर उनको मुबारकबाद के लिए हाथ मिलाते हैं, वो नजरअंदाज करके आगे चले जाते हैं। तो ये इनकी रिएक्शन इतने नहीं दिखाए। और वो भी बड़ा अच्छा सीन है जब इन्हीं की शादी का कार्ड देने कुलभूषण खरबंदा के बेटे इनके घर आते हैं, शशि कपूर के। तो वो बच्चा भी दिखाया है कि शशि कपूर, क्योंकि उस घर में इनकी इतनी बात होती है, वो लड़का जवान लड़का है, पर शशि कपूर को इतना पूछते हैं कि आईसी, कि तुमने पढ़ाई छोड़ दी है, तो वो फौरन चिढ़ जाते, कहते आईसी का क्या मतलब है, मुझे पता आप मेरे चाचा को पसंद नहीं करते। तो शशि कपूर वहाँ बड़ा मंझा हुआ जवाब देते हैं, जो कि सुलझा हुआ, कि बेटे बड़ों की लड़ाई में क्यों पड़ते हो। तो हाँ, बिल्कुल हम दोनों सेम बात ही कह रहे हैं कि शशि कपूर की ही वेंटेज पॉइंट से फिल्म दिखाई गई है। और तभी शायद उन्होंने बैक भी किया इस प्रोजेक्ट को एज अ प्रोड्यूसर। तो एक्टिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो मुझे उनके रिएक्शन बहुत अच्छे लगे। और ख़ास तौर पे जब उनको सुषमा शेट्टी का किरदार आके बताते हैं कि फ्यूड इतना बढ़ चुका है कि अब खून खराबे में बात आ गई है, तो शशि कपूर को आगाह करने आती हैं कि भाई मेरा एक भी बेटा है, जाके दादाजी से पूछो, जो एक हंगल, उनका नाम अभी तक नहीं लिया, जिन्होंने दोनों फैमिलीज को पाला है बेसिकली, अपने दो भाई के बच्चों को पाला है, दो भाइयों के, और खुद शादी नहीं की है। तो उनको पितामह भीष्म भी कह सकते हैं, लूज अगर इंटरप्रिटेशन हो। तो वो बताती हैं कि भाई मेरा एक भी बेटा है। वहां फिर शशि कपूर, और उससे पहले शशि कपूर की इतनी जबरदस्त लॉयल्टी है, वो वहां आके रो रही हैं और वो कह रही हैं खून खराबा खत्म करो तुम धनराज, जो कि विक्टर बैनर्जी, इनको समझाओ। तो उसका जवाब शशि कपूर में लॉयल्टी में कहते हैं, आइए मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। तो वहां तो दिखाया वो दोस्त का दोस्त है। और यही धर्म युद्ध है, राइट, जो महाभारत के सबसे अहम कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक है, कि आप दुश्मन की साइड लो जो कि आपका भाई है, या आप दोस्ती में अपनी वफादारी निभाएं। तो वहां पे फिर जब उनको पता चलता है कि वो उन्हीं की माँ है, तो फिर दिखाया है कि भाई, जो आई थिंक वो काफी पावरफुल सीन है, कि उनके पैरों तले जमीन निकल गई है। उनको इस मौके पे ये बात क्यों बताई जा रही है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है कि बचपन से उनको अबैंडन किया गया है जिन भी रीजन से, आज ये बात बताई जा रही है। और वो भी उसमें मैनिपुलेशन है कि तुम बेसिकली अपने भाइयों की जान बचाओ। हम्म। और फिर वो सीन बहुत ही बेहतरीन सीन है, तो मैं तुम्हें भी बोलना दूंगा, मैं काफी डोमिनेट कर रहा हूँ इसको, पर वो बहुत बेहतरीन सीन है। दिखाया है कि वो कमरे में एक तरह फीटल पोज में लेटे हुए हैं, और बेसिकली जो बच्चा माँ की कोख में होता है, और वो एक तरह से उस चीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं। और बहुत, मुझे पता भी नहीं फीलिंग क्या होगी कि, पर डेफिनेटली एक तरह से मुझे मेरा नज़रों में एक तरह से
उनका अनाथ होना, उनको फिर पूरा रिवाइंड किया गया है और अब उनको सोर्स पता चल गई है कि उनकी माँ कौन है, पर अभी भी वो ओपनली अबैंडन्ड है। तो काफ़ी अच्छा सीन है वो। और शशि कपूर, अब यार वो ये नवाज ने भी हाल ही एक इंटरव्यू मैंने देखा था ललन टॉप में, कहते हैं वो सिर्फ डायलॉग बोलना या एक्सप्रेशन देना तो एक्टिंग का बहुत छोटा हिस्सा है। हम लोग तो वो चीज़ें नहीं आई अप्रिशिएट दैट कमेंट, पर वो चीज़ें इतनी हम लोग डिसाइफर नहीं कर सकते। पर शशि कपूर ने आई थिंक मेरे नज़रिए से ये रोल बखूबी से निभाया है। एडवांटेज है कि स्क्रिप्ट उनके लेंस से ही लिखी गई है, जो 10-15 साल पहले शायद मैं ये बात ऑब्जर्व नहीं कर पाता। पर तुम्हारे फेवरेट सीनों में से कौन सा सीन है और तुम इस सीन को कहाँ रखते हो? हाँ, ये तो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है ही फिल्म का, कि जब शशि कपूर को ये चीज पता चलती है, और आपने जो बात कही कि वो जो फीटल पोज में लेटते हैं, हाँ, वो पूरा जो सीन है वहां से लेके, और मैं कहूंगा कि जो सुनील की डेथ का सीन है जहाँ पे जो एक्सीडेंट हो रहा है, वो जो टेंशन भी बिल्डअप है, क्योंकि मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि एक सेकंड, जो सुनील महाभारत जो पता है, कुलभूषण खरबंदा के बेटे हैं, राइट? जस्ट ताकि हाँ, जिनकी ओके। डेथ होती है, तो वहां वो पूरा जो सीक्वेंस है कि वो एक कश्मकश में है कि मैं कॉल कैसे करूं, और फिर वो कॉल करके रोक रहे हैं, वो टेंशन तो है। और आप जब मूवी देख रहे हैं तो आई थिंक यू आर पार्ट ऑफ दैट सीन। मुझे लगता है कि आप उस घर में मौजूद हैं जब वो इस तरह से शॉट किया गया है। मैं एक दो चीज पे और बात करना चाहूंगा कि जो फैमिली डायनामिक्स दिखाई है, कि इवन दो देर राइवलिंग राइवल फैमिलीज, बिजनेस राइवल फैमिलीज, पर उनके बीच तब भी एक जो प्लेफुलनेस है, और खास करके जो संदीप और बलराज के बीच है। आप देखेंगे शुरू में वो कह रहे हैं कि मैं स्वीडिश मसाज करने वाली को भेजूंगा, और उनके और जब पूरी फैमिली मिलके वो शादी का वीडियो भी देख रही है, तब भी आप देख सकते हैं कि इवन दो देर इज सो मच टेंशन ब्रूइंग अप इन द बिजनेस, पर स्टिल वहां पे संदीप और बलराज के बीच में थोड़े बहुत जोक्स चल रहे हैं कि तभी तेरी शादी नहीं हुई है, कि जो मूछ नहीं है ना। तो मुझे लगा कि वहां पे भी एक कोशिश की गई है कि वहां पे वो जो प्लेफुलनेस है, वो जो छोटे हैं घर के, उनके थ्रू की उन्हें उतना अफेक्ट नहीं हो रहा है, इवन दो दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट, जो आप कह लीजिए कि जो लड़ाई चल रही है उसमें इन्वॉल्व है, पर हाँ, उन्हें उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, और वो अभी भी उन रिश्तों को थोड़ी तो अहमियत दे रहे हैं कि ठीक है, ये मेरा कजिन है, और उसके साथ वो जो हल्के फुल्के मजाक है वो चल रहे हैं। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा हाँ, आई देख। आई थिंक बड़े बूढ़े, तुम्हारा पॉइंट बहुत सॉलिड है कि बड़े बूढ़े तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये बड़ी पुरानी सी बात है, बिजनेस को बिजनेस रखो, जब घर के लिए मिलो तो फैमिली को एंजॉय करना चाहिए। तो दोनों घर के जो सीनियर्स हैं वो ऐसे ही हैं। और बाकी तुम्हारी बात सही है, जो आकाश खुराना और कुलभूषण खरबंदा की दोस्ती है कि कजन जब मिलते हैं तो यारों की तरह मिलते हैं और काफ़ी लाइट मोमेंट्स भी हैं। तो हाँ, तुम्हारी बात को अगर बिल्कुल संक्षेप में कहा जाए तो दोनों तरफ इट्स फेयर टू से कि दोनों तरफ दो दो लोग हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट में ज़्यादा है। ऑफ कोर्स रेखा और अनंतनाग, और दूसरी तरफ विक्टर बैनर्जी और शशि कपूर। क्योंकि बाकी लोगों में इतनी सभ्यता है, जब मिलेंगे और ये भी नहीं लगता कि वो फेक कर रहे हैं, दे जेन्युइनली इंजॉय इच अदर्स कंपनी, और छोटी मोटी जो इंटरेक्शन दिखाई हैं। और राज बब्बर को कुछ लेना देना नहीं है इससे। ही सीम एज अ सेरेब्रल ओल्डर एल्डर फिगर जो भाइयों में। तो उनकी उनकी रिस्पेक्ट है। कभी धनराज जो विक्टर बैनर्जी, उनके मुंह से कभी राज बब्बर की इंसल्ट नहीं दिखाई है। इवन दो जब वो स्वामी को बुला के फैमिली गेट टुगेदर में उनकी मदर की इंसल्ट करते हैं, जिस जिस टाइम ए के हंगल और सुषमा सुषमा सेठ एक तरह से हाँ, ट्रूस की बात कर रहे होते हैं कि भरत और धनराज हाँ, से कहो ये थोड़ा दोनों को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और इस बिजनेस दुश्मनी को एक दायरे में रखें, इतने पर्सनल ना जाएं। तो जब उसी टाइम भारत अपनी सॉरी धनराज अपनी हार की को लेवल करने के लिए जब उनकी मशीनें उनसे छीनी जा रही हैं, वो एक हम्म, स्वामी बुला लेते हैं, जिनकी सेवा करने से वो जो सीक्रेट बताई जाती है तीनों बेटे स्वामी जी के हैं। तो वहाँ सुषमा सेठ कहती हैं अब मैं नहीं पढ़ूंगी इसके बीच में। तो अगेन आई थिंक, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये फिल्म लोगों को देखनी चाहिए, बहुत अच्छी फिल्म है, क्योंकि हम हाँ। बहुत नट्स एंड बोल्ट्स में जा रहे हैं और और होपफुली सुनने वाले कंफ्यूज ना हो। हाँ, और ये जो धनराज का भी कैरेक्टर है, ये आपने कहा था फेवरेट सीन, मुझे जो एक बहुत मेरा फेवरेट सीन है वो है जब वो सीन है जहां पर शशि कपूर रिजाइन कर देते हैं धनराज की कंपनी से, और वो धनराज के पास आते हैं रूम में, और धनराज उनसे कहता है कि, और वो अपनी दलील दे रहे हैं कि मैंने क्यों रिजाइन किया। तो वो कहते हैं धनराज, और फिर वो उन्हें टोकता है और वो कहता है कि धनराज नहीं, धनराज जी। तो मुझे बड़ा एक
वो अच्छा मोमेंट लगा कि ये हम आमतौर पर देखते हैं कि हम एक जो फोर्स सी इंसल्ट होती है कि उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर आप उस बंदे से इतने खफा हो या आप इतने इंसल्टेड महसूस करते हो कि आप उसे बस इंसल्ट करना चाहते हो, तो आप कोई ना कोई बात पकड़ते हो कि वो कुछ बोल दे और मैं उसकी उसकी बाल की खाल सी निकाल दूं जिसको और हर्ट और करूं। हम्म। हाँ, और उसे ज्यादा हर्ट करूं। और बहुत फोर्स सी इंसल्ट है वहां पर जब वो कहते हैं कि धनराज नहीं, धनराज जी कहो। और तो वो सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो एक, कह लीजिए कि उन्होंने जो बारीकी सी डाली है उसके रिश्ते में। हम्म। और धनराज के कैरेक्टर पर भी मैं ये कहूंगा कि उसको बिल्कुल एक तरह से जो आपने बात कही कि वो बिल्कुल ईगो पे लेता है हर चीज को, और वो एक तरह से विलेन है, लाइक द दुर्योधन। तो उसका भी जो इंटरप्रिटेशन मेरे हिसाब से किया गया इसमें वो बिल्कुल सटीक है। कि उसे शुरू से दिखाया गया है कि भाई कि वो बहुत एक क्लियर माइंड से वो इन्हें हेट करते हैं, कि उसके लिए कोई एंगल नहीं है कि वो इन्हें कोई भी लीवे देना नहीं चाह रहा है। कि वो हर चीज में उनको मतलब समझता है कि भाई कि अगर मेरे भाई को भी मारा तो इसने जानबूझ के ही मारा होगा, कि उसे पता है कि पैनिक अटैक्स आते थे उसे। और वो रात को वहां गया जबकि उसे मना किया गया था। और फिर वो सुषमा सेठ को भी, वो स्वामी जी को जानबूझ के वो बेइज्जत करने के लिए बुलाता है, हम्म। बिकॉज ही गेट्स ऑल द लाइक, उसे मजा आता है ये करके। और ही गेट्स कि मैंने, हाँ मैंने रिवेंज सा ले लिया या मैंने इन्हें नीचा दिखा दिया। तो उस वे में उसकी राइटिंग मुझे लगा कि हाँ, कि आप कहेंगे तो करण के बाद जो हमने बात करी थी, ये भरत और द्रौपदी जो रेखा है, कि दुर्योधन का जो धनराज का कैरेक्टर है वो भी बड़े अच्छे से लिखा गया है। नहीं, वो सीन बहुत ज़बरदस्त है। मैं थोड़ा उसका स्टेज सेट कर दूं एक सेकंड के लिए कि सुनने वालों को, जिस सीन की साहिल बात करें वो बहुत ही अहम सीन है। कि शशि कपूर आके विक्टर बैनर्जी जो कि धनराज है उनसे इस्तीफा दे रहे हैं, और उस वक्त ये इतनी क्रिस्प बहुत फास्ट मूविंग फिल्म है कि बेसिकली यू हैव टू पे अटेंशन कि क्या हो रहा है। कि उसमें बताया स्पून फीडिंग नहीं है। अच्छा, ये धनराज को कोई फ़ोन नहीं आया, वो सीधा है कि वो किसी बैंक मैनेजर से बात कर रहे हैं और शशि कपूर का इस्तीफा एक्सेप्ट कर चुके हैं। और शशि कपूर ने इस्तीफा इसीलिए दिया है क्योंकि उनको पता चल चुका है कि दूसरी फैमिली में जो जिनसे फ्यूड है वो इनके भाई हैं। और इसी लड़ाई में एक्सीडेंटली शशि कपूर भी धनराज के साथ ही, और उनके भतीजे का खून हो गया है जो कि धनराज ने करवाया है। तो शशि कपूर एक कुर्बानी दे रहे हैं और अपने दोस्त को जिसको इतना मानते हैं वो उनको बताना चाह रहे हैं। आई थिंक सीन की यही अहमियत है कि जो साहिल ने कहा कि वो कहेंगे तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, वो कहते धनराज नहीं, धनराज जी कहो और चले जाओ यहाँ से। और धनराज को ऐसा लग रहा है मेरा भाई मर चुका है और मेरा बिजनेस डूब रहा है, और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिसको मैं सब कुछ मानता हूँ वो इस वक्त मुझे अकेला छोड़ के जा रहा है। तो आई थिंक उस सीन सीन में इतनी आयरनी है, इतना कॉन्फ्लिक्ट है, और बहुत मजा आता है वो सीन देख के कि दो बंदे बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट में एक बड़ा ही पावरफुल सीन दे रहे हैं जहाँ पे इतना पेंट अप इमोशन है शशि कपूर के अंदर। एक जैसे कि उनके अंदर शुरू से दिखाया एक लावा है कि भाई वो अनाथ हैं, और अब उनको पता चल गया है कि उनके साथ कुदरत ने क्या मजाक किया है। तो वो एक स्टैंड ले रहे हैं कि भाई मारो ना, पर अभी मैं कंपनी बचा सकता हूँ। बट उनका दोस्त उन्हें नहीं सुनना चाह रहा। तो काफी काफी दिलचस्प सीन है और बड़ा मजा आता है सीन दोबारा देख के। और मुझे एक विक्टर बनर्जी का आखिरी सीन बहुत पसंद है कि जब वो अपने घर आते हैं, अपनी बेटी से पोएम सुनते हैं, फिर अपनी पेरेंट्स का डिनर पे सब बैठे हैं, वो कहते हैं कि बच्चों को किस करते हैं, कहते हैं बीवी से कहते हैं कि इनको तुम सुला दो, मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है। और उस वक्त अगर आप पहली बार फिल्म देख रहे हैं आपको आइडिया हो जाता है कि आपने इतनी फिल्में देखी क्या होने वाला है। और फिर उनकी वॉक दिखाई है कमरे में, बस फिर एक गन शॉट आता है। तो काफी अच्छा सीन है वो भी। पहले मुझे शशि कपूर के सीन ज्यादा अच्छे लगते हैं, पर अब मुझे लगा कि विक्टर बैनर्जी के जो आखिरी के कुछ सीन है, या 2 घंटे 24 मिनट की फिल्म में फुटेज सबको नहीं मिली, सबसे ज्यादा फुटेज शशि कपूर को ही मिली है, और बाकी फिर रेखा को और विक्टर बैनर्जी को और अनंतनाग को काफी अच्छे सीन मिले हैं। हम्म। तो विक्टर बैनर्जी ने अपना पूरा आई थिंक काबिलियत उन आखिरी के कुछ 8-10 मिनट में दिखाई है। नेगेटिव कैरेक्टर है, लाइकेबल बिल्कुल नहीं है, बट हम्म। अगर हम सब एज मेच्योर फिल्म फैंस बात करें, लाइकेबल और अच्छे किरदार में हमेशा फर्क है। कि आई थिंक उन्होंने बखूबी से निभाया है अपना किरदार। और हाँ, तो और रेखा के बारे में मैं इतना जरूर कहना अच्छा, तुमने भी विक्टर बैनर्जी की बात करनी है तो वहीं रहते हैं, वरना फिर रेखा पे नहीं चलते नहीं, हैं आगे। नहीं नहीं, आप कहिए। हाँ, श्याम बेनेगल का जो आर्टिकल है जिसमें मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरह की फिल्मों से वो एसोसिएटेड थे, तो कहते हैं मुझे भी काफी लोगों ने आश्चर्यजनक हुए जब उन्होंने देखा रेखा मेरी चॉइस है। वरना इस तरह की फिल्म के लिए स्मिता पाटिल या शबाना आजमी को लिया जाता, जिनके साथ उन्होंने दोनों बहुत दिग्गज कलाकार थे उस टाइम के, और बेनेगल ने उनके साथ काफी फिल्में की थी। तो उन्होंने रेखा के अनटैप पोटेंशियल के बारे में बात की। और मैं हमेशा से मानता हूँ जब भी साहिलों में कई बार अपनी फेवरेट या बेस्ट एक्ट्रेसेस की बात करते हैं जो कि लीड में है,
लीड कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी अच्छा काम तो बहुत लोग कर रहे हैं। तो आई थिंक हम किसी की बात करें, लीड से आपका फिल्टर अप्लाई हो गया। तो मैं रेखा को तब्बू, करीना, आलिया भट्ट वाली जो तीन चार जो है, मीना कुमारी नहीं गिनूंगा क्योंकि मैंने उनकी बहुत कम फिल्में देखी हैं, पर मेरे फादर के हिसाब से मीना कुमारी वॉज द बेस्ट एक्टर शी सीन हिंदी फिल्मों में, एक्ट्रेस। तो मैं रेखा को हमेशा उस दर्जे मानता हूँ। उनको शायद इतनी अच्छी स्क्रिप्ट और स्टोरीज नहीं मिली, पर उमराव जान और कलयुग और काफ़ी फिल्में हैं उनकी ऐसी जिसमें उन्होंने अपना अपना हुनर दिखाया है। और पुराने ज़माने में जो उर्दू तलफ़ुज़ नॉबरी जिसे आज कहेंगे, जो आजकल अब आजकल की बॉलीवुड या फिल्मों में नहीं अप्लाई होती, क्योंकि राइटिंग डिफरेंट है और उस तरह के लोग अब हम नहीं हैं, हम कोई उर्दू जानते नहीं हैं। पर रेखा का आई थिंक कमेंडेबल जो उनकी ओवरऑल उनकी प्रोनाउंसिएशन मुझे ऑलमोस्ट दिलीप कुमार और कादर खान लेवल की लगती है। एंड दैट्स सेइंग अ लॉट कि क्योंकि हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है, और जिस हिसाब से हिंदी और उर्दू का जो मिश्रण बोलती हैं, उनकी आवाज़, आई थिंक रेखा पे तो एक अलग एपिसोड होना चाहिए। बट उन्होंने इस फिल्म में भी, जो बेनेगल साहब ने लिखा है अभी उस आर्टिकल में जो मैंने साहिल और हमने पढ़ा, उसमें लिखा है कि मुझे रेखा के डायलॉग या चेहरे से इतना दिलचस्पी नहीं थी जितना मुझे ये पता था कि मेंटली वो इस रोल में ट्यून इन होंगी। अब ये चीज़ें हम लोग डिसाइफर नहीं कर सकते, किसी ने बोल दिया तो उसके बाद हम कह सकते हैं हाँ मुझे यहाँ लगा ये लगा। पर एक डायरेक्टर कह रहा है कि भाई उनका रोल ऐसा है, उनकी लाइनें कम है, पर उनकी पावर ऑफ मैनिपुलेशन और जो उनकी सेक्सुअलिटी है इस फिल्म में, जिससे वो उभर के आ रही हैं और किसी को कुछ समझती नहीं है। और हाँ, एक फिल्म का मुख्य अहम तो हमने सीन में डिस्कस नहीं किया। तो जब सुप्रिया पाठक जो रेखा की भांजी हैं, उनका रिश्ता आता है अनंतनाग के लिए, सुप्रिया पाठक को अनंतनाग बहुत पसंद है, उम्र में बड़े हैं। तो रेखा वहाँ हल्की सी रेजिस्टेंस देती हैं। वो पहले तो उनकी मूछ पे कहती हैं कि भाई तुम अपनी मूछ हटा दो, और वो काफ़ी हिंट्स दिए हैं उन्होंने कि ये फिल्म का अंजाम क्या होगा। और फिर आगे जाके अपने हस्बैंड से कहती हैं कि मेरे भाई ने क्या किया, एक ही घर में बेटी भी दे दी और उसी घर में बहन भी दे दी, ये क्या है ये। तो राज बब्बर कहते हैं मैं कुछ सोच समझ के किया होगा, तो बट जो भरत खुश है तो हमें इससे क्या प्रॉब्लम है। तो और वो मूंछ हटा भी देते हैं। हाँ और फिर हाँ, मुंह प्रिया छटवाती हैं। पाठक भी कहती है कि वो तो कहेंगी तो तुम आग में भी कूद जाओगे। हम्म। तो हाँ, वो एक डायनामिक्स मुझे क्लियरली समझ नहीं आया। शायद फिल्म का नाम कलयुग है तो शायद वो उस तरह के रिलेशनशिप्स दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई फैमिली में। पर हाँ, वहां पे रेखा का परफॉर्मेंस तो बिल्कुल अच्छा है कि जो भी उन्हें मतलब दिया गया है, जिस कॉन्टेक्स्ट में उनका रोल है, उसकी उनकी एक्टिंग तो अच्छी है। हाँ, पर आगे चल के मतलब मैं थोड़े फ्लॉज की भी बात करना चाहूंगा जो मुझे लगा कि थोड़ी कमजोर चीजें थी फिल्म की। खास करके एक चीज जो मैंने नोटिस करी और दो तीन जगह पर ये हमें देखने को मिलता है कि जो भी सीन होने वाला है, जो एक्शन नेक्स्ट सीन में होने वाला है, उसको पहले बता दिया जाता है। तो तो बेसिकली जो ऑल द एक्शंस आर लाइक फोर शैडोड। और तो विच मेक्स इट सुपर प्रिडिक्टेबल इन माय ओपिनियन, कि जैसे कि वो सक्सेना का धोखा देना, या फिर वो संदीप को क्लियरली कहा जाता है और मुझे समझ नहीं आता है कि इवन दो ही इज वेरी इंपल्सिव कैरेक्टर फिल्म में, कि उसको कहते हैं कि भाई तू रात को मत जाना, फिर वो चला जाता है। सो यू कैन सेंस दैट कि ये होने वाला है। तो पर ये वो दो तो आई तीन थिंक जगह वो तो साहिल में हल्का सा इस पे अ, हल्का एतराज मेरा ये रहेगा कि वो इम्पल्सिव कैरेक्टर दिखाया है कि राइट, कि उनको करना है, वो बच्चा दिखाया, वो कहता है ना कि क्या क्या ना करूं, खूबसूरत लड़की देख के एक्साइट ना हाँ हूं, टीवी पे हाँ, फिल्म या टेनिस टेनिस मैच नहीं देख के देखूं। एक्साइट ना हूं, राइट। तो उनका दिखाया है कि वो एक तरह से फोर शैडोइंग जो कहते हैं फिल्म में होती है, कि भाई वो बता दिया है कि ये होने वाला है। हाँ, तुम्हारा नजरिया भी सही है कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। अ, बोलो, फिर मुझे एक पॉइंट और रखना है, इसी का हाँ, मुझे काउंटर पॉइंट मतलब है। ये सब चीजें जैसे सक्सेना का धोखा देना, मतलब आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो जिस तरह से भरत उसे रोकता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये धोखा देने ही वाला है। कि वहां पे बिल्कुल आप कोई एम्बिग्युइटी छोड़ते नहीं है कि आप सोचे। और खास करके पहले वो चीज दिखा दी गई है कि वो उससे पहले मिल चुके हैं शशि कपूर से। तो वो मुझे मे बी इट कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे। और सेम सक्सेना विद वो संदीप वाली चीज। हाँ सक्सेना बेसिकली इनके राज बब्बर और अनंतनाग की फैक्ट्री के आई थिंक एम्प्लॉयज के आई थिंक मैनेजर हैं, फ्लोर मैनेजर। तो शशि हाँ कपूर अपने छल कपट से जो उनका ऑल इज फेयर इन बिजनेस एंड वॉर वाला जो उनका मंत्र है, तो बेसिकली वो अंदर से इनकी बुनियादें हिला रहे हैं, इन्हीं का बंदे को रिश्वत दे के तोड़ के वो इनकी फैक्ट्री में फूट डलवाते हैं। तो फिर जब सक्सेना का राज फाश हो जाता है, वो डर के शशि कपूर के पैसे से वो अमेरिका चले जाते हैं। हम्म। और एक और जो पहलू है फिल्म का, कि
जो बिजनेस डीलिंग्स दिखाई है उस पे मुझे उतने ऑब्जेक्शन नहीं है, कि मुझे लगा कि वो भी काफी इन्होंने रियल रखा है, कि जो बात की गई कि 3 मशीन आ गई हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट जीते जा रहे हैं, हारे जा रहे हैं, और गवर्नमेंट का प्रेशर है, हाँ, गवर्नमेंट पे जो दबाव भी बनाए जा रहे हैं, वहां पे तो मुझे काफी कन्विंसिंग लगा। पर जो वो यूनियन वाली चीज है उसमें मुझे बहुत सारे वो जो यूजुअल ट्रोप्स थे वहां पे भी, इट लुक लाइक अ वेरी हाफ बेक्ड स्टोरी। वो जो ओमपुरी का एक शॉर्ट एंट्री होती है, और वहां पे भी आप नोटिस करेंगे कि जो वो सुनील रहता है वो कहता है कि इसको तो पिटाई होनी चाहिए, और फिर उसकी पिटाई होती है। हम्म। तो वहां पे मुझे यही लग रहा था कि जब मैं दोबारा देख रहा था, कि मुझे क्लियरली पता चल रहा था कि जो भी ये डायलॉग्स बोल रहे हैं ना, ये जरूर होगा अगले सीन में या फिर आने वाले सीन में। और यार ये बड़ी और वो दिलचस्प चीज बात है, बड़ी राइट, ऑफ कि पुटिंग थी मेरे लिए, हाँ। मतलब इसी पे कि एक इसी आध पे जो हम जगह आप कह। समझ सकते हैं कि, और इसमें एक न्यूआंस ये भी है कि बहुत सारी चीजें जैसे कनेक्ट होती हैं फिल्मों में, जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो कोई किरदार एक डायलॉग मारते हैं और फिर उसको एक कनेक्ट किया जाता है। पर यहाँ पे वो कनेक्शन से ज्यादा मुझे लगा कि वो थोड़ी स्पून फीडिंग थी ऑडियंस के लिए। अ, नहीं, हो सकता है, पर अब आखिर में अब सबको पता है कि फिल्म कैसे एंड होती है। शशि कपूर को मार दिया जाता है, तो उनको भरत एक कार एक्सीडेंट में मरवा देते हैं। तो मुझे जो साहिल कह रहे हैं, काउंटर पॉइंट ये है कि जैसे स्पून फीडिंग है, उसके बाद का जो सीन है, उनकी बॉडी दिखाई है, फिर हल्का सा कैमरा शिफ्ट करके ब्लैकआउट होता है, नए सीन पे आता है। तो वहाँ दिखाया है सुषमा सेठ का कैरेक्टर अपने घर में सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, बड़ा अच्छा पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर आ रहा है, जैसे कि ना कोई चीज़ रिवील होने वाली है। तो मुझे वहाँ फिल्म क्रिस्प भी लगती है कि कहीं फोन नहीं आता किसी को कौन मारा गया। और शशि कपूर एक ऐसा बंदा है कि भाई वो नोबडी वांट्स टू क्लेम कि वो उनके घर में ही बड़ा हुआ है, विक्टर बैनर्जी के। पर जब उनकी डेथ दिखाई है, वो बिल्कुल एक लावारिस डेथ है। दोनों फैमिलीज उसको बहुत डिफरेंटली ट्रीट करती हैं। यहाँ सुषमा सेठ आके अपने बेटों को बताना चाहती हैं कि भाई तुम्हारा एक और भाई है, फिर वहाँ पे पिक्चर एक तरह से खत्म हो जाती है कि फिर अनंतनाग को पता चलता है कि उन्होंने अपने अनजाने में अपने भाई को ही मार दिया है। और दूसरी फैमिली में विक्टर बैनर्जी अपनी खुदकुशी करने से पहले जब जा रहे हैं, उनके फादर उनसे पूछते हैं कि भाई करण की हत्या हुई है, इसका किसी ने खून करवाया है। तो विक्टर बैनर्जी वहां पे भी, मुझे नहीं पता अब उन्हें शशि कपूर की मौत का भी अफसोस है या वो जिंदगी से इतना हार गए हैं और इतना परेशान है वो खुदकुशी कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स है चीज़, शायद फिल्म एक दो बार और देखूंगा। पर उस वक्त उनकी मौत का कारण मुझे नहीं समझ आ रहा। दो तीन कारण है कि भाई उनके दोस्त ने उनको धोखा दिया, उनका भाई मर चुका है, और बिजनेस उनका डूब गया, कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं रहे, और अब उनका दोस्त भी मर गया है। पर मरते दम तक वो ये कहते हैं चले जो हो गया सो हो गया। वो अभी भी इतने डिनायल में है, जो कि साहिल की से ही मैं बात करूंगा कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अगर आप अपने आप को मार रहे हो, वो आप फिर सिर्फ बिजनेस के लिए मार रहे हो कि आप खुदकुशी कर रहे हो, अब आपको और एक गिल्ट है कि आपने अपने दोस्त की बात नहीं सुनी और वो आपको कुछ बताना चाहता था और अब उसका भी मर्डर हो गया है। तो काफी एब्स्ट्रैक्ट ओपन एंड क्वेश्चंस हैं इसमें मेरे लिए तो। और अभी जो तुमने और कहा वो उस मैं अ, उसमें एक सेकंड एक बात कहना चाहूंगा। तुमने कहा कि भाई जो स्पून फीडिंग है, यार अब हम इतने सालों से फिल्में देख रहे हैं, 43 ईयर्स पुरानी फिल्में से आजकल लोग कहते हैं कि भाई हैज दिस एज वेल, ये बड़ा कॉमन थीम है पुरानी फिल्मों का। और अच्छा, इस तरह डिस्कस करनी चाहिए, पर हैज इट एज वेल में एक कैविएट बहुत बड़ा है। तुम और मैं, राइट, हम इंडिया के मिडिल क्लास से निकले हुए, अब हम इंग्लिश फिल्में भी देखते हैं, हमारे पास अब नॉलेज बहुत है फिल्मों की एज एन ऑडियंस। चाहे हमारी अच्छी नॉलेज है बुरी नॉलेज है वो तो हमें नहीं पता, पर हम इतनी चीजें देख चुके हैं। तो आज एक 43 साल की फिल्म, और मैं नहीं कह रहा तुम गलत कर रहे हो, मुझे लग रहा है कुछ सीन में तुम्हें लगा भी है कि स्पून फीडिंग हुई है। आई थिंक वो, यार पता नहीं यार, फिल्म तो उसी जनरेशन के लिए बनती है जो उस टाइम मॉडर्न इंडिया था, राइट। जैसे कि उस टाइम ये कोलैबोरेशन थी, शशि कपूर जैसे सुपरस्टार जो 42 में अपनी पीक पे थे वो भी उस टाइम, और श्याम बेनेगल जैसे पैरेलल फिल्म डायरेक्टर। तो वो जैसी दो फोर्सेस जब साथ आती हैं, तो एक तरह से वो एक नए दौर का आगाज था कि भाई बोथ एंटिटीज ऑफ हिंदी फिल्म कैन वर्क टुगेदर। अब 43 साल बाद साकिब और साहिल उस पॉडकास्ट में बैठ के कह सकते हैं कि भाई कुछ चीज़ अच्छी नहीं थी, बट मुझे अभी भी लगता है कि वो चीज़ें थोड़ी सी नजरअंदाज की जा सकती हैं, क्योंकि जैसे तुमने कहा कि राइटिंग आज भी क्रिस्प है, डायलॉग्स बिल्कुल आउटडेटेड नहीं है। और तुमने एक और बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि वो जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स है बहुत सही है। और वो आर्टिकल में ये भी है कि उन्होंने एक रियल लाइफ इंडस्ट्रियलिस्ट को हायर किया था उस स्क्रिप्ट में, ऐसी लिंगो यूज करने का ताकि बिल्कुल नॉन शैलेंटी लगे कि ये सचमुच हम्म। उसी बिजनेस के लोग हैं और जिस तरह से बात कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, पर तुम्हारा हाँ पॉइंट भी सही है कि अगर तुम्हें लग रहा है कहीं स्पून फीडिंग है, मुझे इतनी बॉदर नहीं हुई स्पून फीडिंग से, क्योंकि हाँ, मतलब मुझे लगा कि वो प्लॉट वाइज जो आप देख रहे हैं ना, एक थोड़ी सी एक
एक तो स्टोरी तो वैसे तो पता ही है आपको कि क्या होना है, पर हाँ, जब ऐसे कुछ किरदार आ रहे हैं तो वहां पे मतलब मेरे लिए थोड़ा ऑफ पुटिंग था। मैं एक और चीज ये भी कहूंगा कि जो मुझे, जो जो अगेन इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म, पर जो हमने शुरू में बात की है कि महाभारत को 2.5 घंटे में बनाना बहुत मुश्किल है, पर बहुत सारे कैरेक्टर्स आर लाइक जस्ट सुपरफिशियली उनको एड्रेस किया गया है कि उनके जो ट्रेट्स दिखाए गए ना, तो जैसे कि वो कथक देखने जा रहे हैं भरत का कैरेक्टर, या फिर जो और एक दो चीजें हैं जो मेरे दिमाग में आएंगी तो मैं बताऊंगा। पर हाँ, मुझे लगा कि बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको बस सुपरफिशियली एड्रेस किया गया, लाइक राज बब्बर का कैरेक्टर है ना। तो वहां पे भी मुझे थोड़े से ये लगा कि उस पे थोड़ा और मतलब सोच विचार करके उसको लिखा जा सकता था, और उस पे और क्रिस्प और उसे बेटर बनाया जा सकता था। पर हाँ, यही दो दो तीन चीजें हैं जो मैं कहूंगा कि जो फिल्म में मुझे तो अच्छी नहीं लगी, कि इवन द एंडिंग, आई फेल्ट कि एंडिंग तो सैड ही होनी थी। कि ऐसी फिल्म की एंडिंग तो बिल्कुल आपको सेटिस्फाइंग तो कभी नहीं होगी। यू विल ऑलवेज फील किया, अरे ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। पर हाँ, एंडिंग से भी मतलब जिस तरह से दिखाया है। हाँ, अब मेरे को एक और चीज याद आई, जो वो बच्चे को भेजने का है कि वो बोर्डिंग स्कूल क्यों जा रहा है, वो भी एक लाइक एक सुपरफिशियल चीज है जो आज डाली गई है स्क्रिप्ट में। आई नहीं, नेवर वो गेट इट। सुपरफिशियल नहीं, आई थिंक मुझे वो रेखा से टाई इन होती है बात, और मैं सिर्फ इसीलिए काउंटर नहीं कर रहा तुम्हारी बात को कि भाई मुझे दूसरी बात हाँ, कहनी है। आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने रेखा को बताया है कि जो मैंने पहले भी कहा कि शी इज वेयरिंग द पैंट्स इन द हाउस, कि इट्स अ मेल डोमिनेंट फैमिली, पर उसकी से है कंपेयर टू और जो बहुएं हैं, जो धनराज की वाइफ है, अगर दूसरे खानदान में चले हैं विभा, उनके भी सीन बहुत कम है, वो बस टेबल पे बैठी हैं, बच्चों को खाना दे रही हैं। वहां पे दिखाया है कि भाई सारे डिसीजन धनराज ले रहा है, और दूसरे घर में भी सारे डिसीजन भरत के हैं, पर वहाँ रेखा बहुत वोकल है। तो बच्चे को भेजना, ज्यादातर बाप वगैरह बच्चे को भेजते हैं, तो वो रेखा के कैरेक्टर पे कमेंट्री है कि वो माँ है जो भेज रही है, दादी घर वाले सब रोक रहे हैं, वो कह रही नहीं, ये वहाँ जाएगा तो अपने सीखेगा, और जो भी पुराने जमाने में बोर्डिंग स्कूल एलिट एजुकेशन को वैल्यू किया जाता था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेनेगल रेखा के बारे में काफी कह गए हैं वहां पे कि व्हाट काइंड ऑफ ओके। वुमन एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शी इज, मेरा ये मानना है। बट पर मेरे लिहाज से मैं ये कहूंगा कि मैं उस चीज से जो वो आर्क है, वो जो परीक्षित है और वो उर्मिला ने प्ले किया है वो रोल, कि आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दैट पार्ट कि लाइक वो वहां पे किस दिशा में उसको लेके जाया जा रहा है। हाँ, वो रेखा के एंगल से वहां पे मैं बिल्कुल समझता हूँ कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट तो बिल्कुल दिखाने की कोशिश है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कि एक जो सुपीरियोरिटी है जो रेखा अपना एक डोमिनेंस दिखाना चाह रही है फैमिली में, कि वो हर चीज में एक आपको कॉन्फ्रंट कर रही हैं वो सुषमा सेठ को या इन सबको, है ना, वो अपनी एक ओपिनियन बात रखने से डर भी नहीं रही है। पर उसे और थोड़ा मतलब वो जो तरीका है दिखाने का कि भाई बोर्डिंग स्कूल भेज दिया बच्चे का, वो मुझे उतना, मुझे मजा नहीं आया वो चीज देख के। हम्म। हाँ, जायज़ है। आई थिंक मैं तो तुमसे भी ये कहूँगा कि इस पॉडकास्ट के बाद फास्ट फॉरवर्ड करके 40-45 मिनट में रैप करो, दोबारा देखो। तो मैंने कल रात को काफ़ी चीज़ें नोट की जो पहले नोट नहीं की थी। जैसे भी धनराज और धर्मराज, राइट, ये दो भाई हो सकते थे, पर ये कजन्स हैं, और दोनों सबसे बड़े बेटे हैं अपने अपने घर के। तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग वहां भी गया कि इनके नाम राइम कर रहे हैं, तो शायद अगेन मैं बहुत ही फार फेच जा रहा हूँ। तो वो भी दिखाया कि शुरू से इतने मतभाव वगैरह नहीं थे, इतने इतने भेद, इतनी डिफरेंसेस नहीं थे। तो जब दो बच्चे हुए उनके नाम भी राइम करें, पर दे आर कजन, उसके बाद जो बाकी बच्चे हुए भरत, संदीप और बलराज, वहां से नाम आई थिंक थोड़े डिफरेंट होते गए हैं, बट दैट कुड बी अगेन जस्ट मी बीइंग मी। ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ रहा हूँ जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती। हाँ, हाँ, पर देखिए ओवरऑल तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, फिल्म अच्छी है। और एक और जो हमें कैवियट कैवियट देना चाहिए कि एटीज में जो फिल्में आ रही थी, जब मैं देखता हूँ कि क्योंकि एटीज में ये जो प्लॉट पॉइंट्स स्क्रिप्ट वगैरह थी बड़ी हल्की सी थी, खास करके जो कमर्शियल सिनेमा में फिल्में बन रही थी, वो आप देखेंगे कि बहुत ही एक लो पॉइंट था मेरे हिसाब से कि हिंदी सिनेमा में। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत मैं मानता हूँ कि अ, फिल्म काफी अच्छी, काफी खरी उतरती है। और मैं तो फिल्म शशि तो कपूर। देखनी चाहिए। हाँ, फिल्म तो मैं मतलब बिल्कुल देखने लायक है, कि आप देखेंगे तो एक एनग्रॉसिंग वॉच है। पर हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ी बेहतर हो सकती थी। और मैं शशि कपूर के काम के बारे में ये भी कहना चाहूंगा, रेखा के भी, क्योंकि ये दोनों कमर्शियल एक्टर्स हैं। तो ये दोनों ने इस फिल्म में
जैसे कहते हैं ना कि कई बार कमर्शियल एक्टर्स ज़्यादा इमोट करते हैं, कमर्शियल फिल्मों की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं, थोड़ा थिएट्रिकल, थोड़ा ओवर द टॉप और ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें होती हैं। इन दोनों ने अपना, जैसे कहते हैं ना, दे डिडंट ओवर प्ले देयर हैंड। क्योंकि इजीली ये फिल्म ओमपुरी और क्या कहते हैं, अमोल पालेकर, नसीरुद्दीन शाह, ऐसे ऑफबीट एक्टर्स के साथ बनाई जा सकती थी और बहुत अच्छी रहती तब भी। पर शशि कपूर, जैसे कहते हैं ना, इस भीड़ में खड़े होके रोल, डेफिनेटली कहानी उनके वैंटेज पॉइंट से ही बताई गई, जो हम दोनों बहुत बार दोहरा चुके हैं। पर मुझे काम के हिसाब से उनका स्टारडम इसमें इतना नहीं झलकता। उन्होंने काम वैसा ही किया है जैसा इस फिल्म में मेरे मेरे नज़रिए से मुझे पसंद आना चाहिए था। बाकी तो मैं तो एक बार ये भी कहा था बहुत पहले कि कलयुग और जुनून ऐसी दो फिल्में हैं जो अमिताभ के पास नहीं है। जैसे वो मेरे पास माँ है, ऐसे वैसे अमिताभ, सबको पता है जो सुनते भी हैं यहाँ पे, कि मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं में से एक हैं, या शायद सबसे फेवरेट ही हैं। बट मुझे शशि कपूर की ये दो फिल्में, इनमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है इन दोनों किरदारों में। और जुनून का डीवीडी मिल नहीं रहा कहीं से, वो भी हमें देखनी चाहिए। दिस इज नॉट टू से कि मैं कह रहा हूँ कि शशि अमिताभ से, ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं है, पर एक फैन वॉइस थी मेरी कि भाई जहां मैं अमिताभ को इतना रेट करता हूँ, काश उन्होंने कलयुग की होती। हम्म। पर उनके पास दीवार है, विजय का कैरेक्टर है, मुझे लगता है वो सबसे टावरिंग कैरेक्टर है, वो किसी के पास नहीं है। है, पर और ये बहुत एक कंटेन्ड कैरेक्टर है। मैं आज भी विजय वर्मा को तो सबसे ऊपर ही मानूंगा, क्योंकि वो तो, और किसी एंगल से भी मैं ऐसी आर्ग्यूमेंट में नहीं उतरना आता कि भाई वो, मैं किसी और रोल को। पर जहाँ अपने वो, हमने विजय फाइल भी किया था, जहाँ चार पांच विजय किरदार थे, एक दूसरे के एक्सटेंशन थे, शक्ति से लेके जंजीर तक, पांच फिल्में जो थी। मुझे कहीं ना कहीं लगता है करण सिंह बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है इसमें। दिस इज अ रोल आई एम श्योर दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, ऑल दिस गाइस वुड हैव बीन प्राउड ऑफ। बहुत अच्छा रोल है। और कुछ कहना चाहेंगे साहिल? हमने आई थिंक अपने इस कमबैक एपिसोड में, जहाँ 5 महीने की चुप्पी तोड़ी है, हम्म, काफी बात कर ली। कोई ऐसा मैं सीन या बस ऐसा यही, टॉपिक है इस फिल्म का जो, हाँ बोलो। फिल्म के बारे में तो शायद हमने सब कुछ कवर कर लिया। मुझे नहीं लगता कि कुछ छोड़ा है हमने। पर मैं, हाँ, अपने लिसनर से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आती है तो आप जरूर हमें बताएं कि आप और कौन सी फिल्मों के बारे में सुनना चाहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम उन फिल्मों के बारे में बात करें। हाँ, मैं साहिल को कन्विंस किया है कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बात करने के लिए। तो होपफुली अभी हमारे पास कुछ एपिसोड हैं जो और हम रिलीज करेंगे। पर बड़ा मज़ा आया इस फिल्म को देखने में दोबारा, और फिर इस फिल्म के बारे में बात करने में। और दोनों के बिहाफ में थोड़ा, आई थिंक सुनने वालों से माफ़ी भी चाहूँगा अगर हमने थोड़ा सा कंफ्यूज किया, क्योंकि फिल्म इतनी रिच है कॉन्टेक्स्ट में। हमने आपको बैकग्राउंड तो दिया ही है ऑलमोस्ट हर सीन का, और कहानी भी बताई अपनी तरफ से। और अगर आपको मौका लगे, यूट्यूब पे फिल्म दोबारा रीअपियर हुई है, वरना पिछले 1 1.5 साल से गायब थी। तो इतनी अच्छी कॉपी नहीं है, बट ऑडियो और वीडियो ठीक ठाक है। अगर आपने देखनी है तो जाके दोबारा देखें, और अगर आपने पहले नहीं देखी, आपका टाइम है, तो देखें। मुझे लगता है इसमें इतने ऐड भी हैं, क्योंकि पता नहीं ऐड का एल्गोरिदम क्या होता है। कलयुग शायद इतने लोग देख नहीं रहे, तो ऑलमोस्ट बहुत कम एड्स हैं इस फिल्म में। तो 2 घंटे 24 मिनट की फिल्म है अभी, आई थिंक 2 घंटे 25 26 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। और मैं एक और चीज कहूंगा कि हाँ, उस बात के लिए भी हमें माफी मांगनी चाहिए कि हम 5 महीने बाद आ रहे, कि कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे। पर होपफुली अब हम थोड़ा और रेगुलरली ये एपिसोड्स करेंगे। पर हाँ, आप हमें जरूर ये बताएं कि आपको, आप किन फिल्मों के बारे में हमें बात कर करते हुए सुनना चाहेंगे। अ, और आई थिंक होपफुली ये एपिसोड आपको पसंद है। मैंने गिना था, ये हमारा 13th एपिसोड है, और दिसंबर में हमें पूरे 2 साल हो जाएंगे इस पॉडकास्ट को लॉन्च किए हुए। तो हम बेसिकली हर 2 महीने में एक एपिसोड दे रहे हैं, ठीक है। अमित वर्मा की पॉडकास्ट पे उन्होंने कहा था कि आपको सुनने वालों की आदत बनना पड़ेगा, तभी आपकी पॉडकास्ट चलती है। आई थिंक वहाँ तो हम दोनों ही बहुत ढीले पड़ गए हैं, बट कोशिश करेंगे और करने की एपिसोड, ताकि जिन कुछ लोगों को भी ये बातचीत पसंद है, तो थोड़ा कंटेंट हमारी तरफ से ज़्यादा आएगा। तो ठीक है, फिर आपसे ठीक है। इजाज़त है साहिल, सुनने वालों बिल्कुल। से। और फिर शुक्रिया जल्दी ही, साकिब भाई, और शुक्रिया लिसनर्स को। ठीक है, जल्दी ही मुलाकात होगी एक और एपिसोड के साथ। और अपनी फीडबैक ज़रूर भेजिएगा, मज़ा आता है पढ़ के। अगर कुछ चीज़ें ख़राब भी लगी हों, जैसे कि हमने अस्यूम कर लिया इस पॉडकास्ट में कुछ चीज़ें, तो ज़रूर हमें बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।